नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। खैर दोस्त यार, हम लोग एक यूनिट तो कवर कर चुके हैं, लेकिन आज हम लोग कवर करेंगे सेकेंड यूनिट का एग्रीकल्चरल सेक्टर। खैर यूनिट सेकंड एग्रीकल्चरल सेक्टर डालने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एग्रीकल्चरल सेक्टर यूनिट सेकंड। उसके देखेंगे कि क्या नेचर है, क्या सिम्टम्स हैं, क्या स्कोप है ना एग्रीकल्चरल सेक्टर का। तो मैं डाले दे रहा हूँ यूनिट सेकंड एग्रीकल्चरल सेक्टर, आगे समझाना शुरू करता हूँ, ठीक है ना। यूनिट सेकंड, लिखते नहीं बनना है, यूनिट सेकंड एग्रीकल्चरल सेक्टर। ठीक, जो सबसे पहली चीज़ है जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है सब्सिडी। सब्सिडी क्या है, हम लोगों ने बहुत बार सुना हुआ कि सरकार जो है गैस सिलेंडर पे सब्सिडी दे रही है, बहुत सस्ता बिक रहा है, खरीद लिया जाए, सस्ता मिलेगा, है ना। तो सब्सिडी देख लेते हैं, सब्सिडी क्या होती है। Subsidy is a kind of benefit given by the government of India to various groups or individuals to remove some kind of tax burdens, है ना। And it is usually considered to be in the benefit of the people. सब्सिडी एक प्रकार का जो है टैक्स रिडक्शन है, टैक्स रिडक्शन है जो कि दिया जाता है सरकार के द्वारा लोगों को या ग्रुप्स को, ताकि वो लोग अपनी ज़रूरतमंद चीज़ों को खरीद सकें या फिर उनको सस्ता खरीद सकें, है ना। इसको बोलते हैं सब्सिडी। ये लोगों के हित में होती है। कितने प्रकार की होती है, अब जैसे है, चलो हमने मान लिया कि कोई घरेलू इंडस्ट्री है, फार्मिंग ले लिया। अब फार्मिंग है, जैसे इंटरनेशनल मार्केट में जो है स्ट्रगलिंग कर रही है, नहीं लेवल पे आ पा रही है दूसरे इंडस्ट्रीज़ के बराबर, तो गवर्नमेंट में गिव सम काइंड ऑफ सब्सिडीज टू फार्मिंग सो दैट इट कैन सर्वाइव इन इंटरनेशनल मार्केट विद लोअर प्राइसेस, है ना। सब्सिडीज़ होती हैं, कौन कौन सी सब्सिडीज़ होती हैं। वेलफेयर पेमेंट्स होता है, हाउसिंग लोन, स्टूडेंट लोन और फार्म सब्सिडीज़, है ना। अब देखते हैं इंडियन एग्रीकल्चर रोल, नेचर एंड क्रॉपिंग पैटर्न। इंडियन एग्रीकल्चर का रोल एंड नेचर। सबसे पहले देखेंगे नेचर। नेचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। On the eve of first 5-year plan at the time of 1950 to 51, the Indian agriculture was considered to be subsistence kind of occupation, है ना। उस समय क्या थी, जीवन निर्वाह काइंड ऑफ कृषि थी। लेकिन आफ्टर द एडवेंट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन 1960s, इन द डिकेड ऑफ 1960s, इसके बाद से द फार्मर हैज स्टार्टेड अडॉप्टिंग द एग्रीकल्चर एज देयर कॉमर्शियल पर्पजेस। उसके बाद से फार्मर्स ने क्या किया कि उसको अपने व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी खेती को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया था। तो इसके मेन फीचर्स क्या हैं देख लेते हैं हम लोग। जब तक भाई हरित क्रांति नहीं हुई थी, उसके पहले लोग जीवन निर्वाह के लिए खेती करते थे, उसके बाद जो है लोग पैसा कमाने के लिए भी खेती करने लगे। सबसे पहला फीचर है शेयर इन नेशनल इनकम। शेयर इन नेशनल इनकम। देख लेते हैं डाटा इसका। 1950 से 51 में कितने परसेंट का शेयर था जीडीपी में, 53.1%। 1950 टू 51 में था 53.1%, जो कि घट करके 2012-13 में क्या रह गया, 13.9%। ये डाटा आप लोग याद रख लीजिएगा, 2012-13 में 13.9%। अब आप लोगों को बता दूं कि एलाइड एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। आपने पढ़ा होगा एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़, ALLIED, देख लीजिए। एलाइड एक्टिविटीज़,
देखिए एक्टिविटीज़ जो होती हैं हमारे एग्रीकल्चर में 3 काइंड की होती हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़, हमारी इकोनॉमी में टर्शियरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़ में रॉ मटेरियल आता है, यानी कि पूरा का पूरा एग्रीकल्चरल सेक्टर हो जाता है। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में प्रोडक्शन आता है, यानी पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर हो जाता है। और टर्शियरी एक्टिविटीज़ में आता है पूरा का पूरा सर्विस सेक्टर, यानी कि जैसे एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ये सारी चीज़ें है ना, परिवहन, रेलवे, डाक संचार, ये सारी चीज़ें है ना। लेकिन एक क्वाइनरी सेक्टर भी है और क्वार्टरनरी सेक्टर भी है, जिसमें आता है, जिसमें क्या आता है, फोर्थ सेक्टर में क्या आता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में सर्च करके बताइएगा कि फोर्थ सेक्टर में क्या आता है। मेरे ख्याल से शायद 5G 4G ये सारी चीज़ें आती हैं उसमें। सेकंड क्या है, लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडिंग सेक्टर। सेकंड रोल क्या है एग्रीकल्चर का, लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडिंग सेक्टर। इसमें भी डाटा देख लीजिए, क्या दिया हुआ है डाटा। 1951 में कितने परसेंट लोग इंगेज थे एग्रीकल्चर में, 69 70%, 69.5%। 1951 में कितने, 69.5%, जो कि घट करके कितना रह गया, 56.7% इन 2001। 2001 में कितना है, 56.7%, इतना हो गया। अब देख लीजिए, प्रोविज़न ऑफ फूड सरप्लस टू एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्य की आपूर्ति कौन करता है, एग्रीकल्चरल सेक्टर करता है। इसको भी लिखना पड़ेगा क्या, देख लीजिए, ऐसे बता रहा हूँ। प्रोविज़न ऑफ फूड सरप्लस टू द एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन का मतलब है कि जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उसके लिए भोजन की आपूर्ति हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर से ही होती है। कॉन्ट्रीब्यूशन टू कैपिटल फॉर्मेशन, सिंस एग्रीकल्चर बीइंग द मेन सेक्टर ऑफ अर्निंग ऑफ पीपल, है ना। जो लोग कमाने का मेन जरिया है वो क्या है, खेती है। तो कैपिटल फॉर्मेशन कहाँ से होगा, एग्रीकल्चर से होगा। थर्ड हो गया। फोर्थ देख लीजिए, फोर्थ क्या होता है, प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल्स टू इंडस्ट्रीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडस्ट्रीज अब स्टैब्लिश होंगी तो उसके लिए रॉ मटेरियल होना चाहिए। रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, भाई इंडस्ट्री है, ब्रिटानिया का बिस्किट बनाना है, उसके लिए गेहूँ खरीदना पड़ेगा, गेहूँ से बनेगा बिस्किट। गेहूँ कहाँ से लाया जाए, एग्रीकल्चर होना जरूरी है। एग्रीकल्चर जब होगा तो वहाँ से गेहूँ मंगाया जाएगा, उसको प्रोसेसिंग करके बिस्किट बना दिया जाएगा, वही बेचा जाएगा, है ना। तो वही रॉ मटेरियल मिलता है इंडस्ट्री के लिए। इंपॉर्टेंस इन इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है, देखिए 3 मुख्य चीज़ें हैं जिनसे हमारा मोर देन 50% की अर्निंग होती है इंटरनेशनल ट्रेड में। कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं, देख लीजिए। 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं, किसी को मालूम। कॉटन, टेक्सटाइल, जूट एंड टी। कॉटन, टेक्सटाइल, जूट एंड टी, ये 3 चीज़ें हो गई जिनसे हमारी अर्निंग का, फॉरेन एक्सपोर्ट इंपोर्ट का 50%, मोर देन 50% गेन किया जाता है ना। रोल इन पॉवर्टी रिडक्शन, ठीक है ना। ब्रिक्स के अध्ययन में ये बात कही गई है कि एग्रीकल्चर में जब 1% की ग्रोथ होती है तो जितना गरीबी मिटती है, जितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, उतना अगर नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर में 1% की ग्रोथ होती है तो उतना नहीं मिलता। ये बात कही गई है ना। तो ये सारे फीचर्स हो गए हमारे रोल ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर के। नेचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर देख लीजिए, इसको भी डिस्कस कर लिया जाए क्या, थोड़ा सा है बता दूंगा। नेचर कैसा है इंडियन एग्रीकल्चर का, बैकवर्ड है। अभी कैसा है, फ्यूडल रिलेशंस है। अभी भी कौन सी प्रथाएं चल रही हैं, जमींदारी, महनवाली, रैयतवाड़ी, है ना। ये सारी प्रथाएं अभी भी लागू हैं एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, लेकिन सरकार ने उनको हटाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्रयास किए हैं। फ्यूडल रिलेशन जागीरदारी से रिलेटेड है ना। 3 प्रकार की प्रथाएं थी। सरकार ने इंटरमीडियरीज, मध्यवर्ती, यानी जैसे किसान और सूदखोर के बीच में जो लोग जो होते हैं ना, जो बीच में अर्निंग करते रहते हैं, उनसे लेके इनको दे दिया, उनको दे दिया, ये इनको भी हटाने के लिए क्या किया है, ये जो है कोऑपरेटिव, क्रेडिट कोऑपरेटिव स्टार्ट किए हैं ना, जो जिससे कि किसानों को ऋण सरलता से उपलब्ध कराया जा सके, है ना। यूजरस कैपिटल एंड रूरल इंडिपेंडेंस। फर्स्ट क्या था, फ्यूडल रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। फर्स्ट फ्यूडल relations of productions
सेकेंड, यूजरस कैपिटल एंड रूरल इंडेप्टनेस, ये क्या होता है भाई? सूदखोरों की आय और ग्रामीण गरीबी। यूजरस कैपिटल एंड रूरल इंडेप्टनेस, सूदखोरों की आय और ग्रामीण बेरोजगारी क्या होती है? गांव में लोग जो है महाजन होते हैं, मनी लेंडर होते हैं, वहाँ पे कोई संस्था तो होती नहीं बैंक नाम की, तो कि लोग उनसे जो है आसानी से खरीद सकें। अब सूदखोर क्या करेगा? ज़्यादा की ब्याज दर पे देगा और कम ब्याज दर पे लेगा, तो उसको फायदा होगा, है ना। तो इनको सब चीज़ों को हटाने के लिए सरकार के द्वारा अनेक कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ की स्टेब्लिश किए गए हैं, संस्था की स्थापना की गई है ना। और कौन सा है देख लीजिए, आज का क्लास जो है अच्छी आउटमोडेड फार्मिंग टेक्निक्स है ना। सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, अभी जो है एनिमल और मैन पावर का यूज़ किया जाता है, काऊ डंग जो है फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं किया जाता, ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें, है ना। फ्लक्चुएशंस एंड इंस्टेबिलिटी इन क्रॉप आउटपुट, इंडियन एग्रीकल्चर इज स्टिल इवन टुडे इज कंसिडर्ड एज ए गैम्बल इन मानसून, अभी भी हमारी इंडियन एग्रीकल्चर को क्या माना जाता है कि अभी भी खेती जो है मानसून का जुआ है ना। मानसून आया तो अच्छी पैदावार, मानसून नहीं आई तो खराब पैदावार, है ना। तो उसके लिए भी बहुत सारे प्रयास करने पड़ेंगे, नए नए प्रकार के इंजन्स, हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, ये सारी चीज़ें, है ना। डाइवर्सिटी इन एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड प्रॉब्लम्स ऑफ जनरलाइजेशन, ठीक है। कहीं कहीं पर क्या है कि अपने इंडिया का जो है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर भी थोड़ा डिफरेंट है, सभी जगह समान नहीं, कहीं डेक्कन प्लेटो, कहीं गंगेटिक प्लेन है, कहीं पर माउंटेन रीजन है, तो सभी जगह के लिए एक समान पॉलिसी तो लगाई नहीं जा सकती, सभी लोगों के लिए अलग अलग पॉलिसी लाना जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ। क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है इसको मैं अगले वीडियो में शेयर करूंगा। खैर आप लोगों को वीडियो की क्वालिटी अच्छी मिली इसलिए अभी क्लास ओवर कर रहा हूँ, तो आप लोगों को क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा और छोटा सा लाइक कर दीजिएगा मेहनत के लिए। थैंक यू, टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, विश यू ऑल द बेस्ट।